वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम इक्विटी के कंपोनेंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारी वीडियो के 4 कंटेंट होंगे। बेसिकली पहले हम इक्विटी का एक ओवरव्यू लेंगे और डिविडेंड का बिल्कुल ब्रीफ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इक्विटी के हमारे 3 मेजर कंपोनेंट हैं, मेजर क्लासिफिकेशन है, वो है शेयर कैपिटल और उसकी टाइप्स, कैपिटल रिजर्व्स जिन्हें नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स भी कहते हैं, और रेवेन्यू रिजर्व्स जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स भी कहते हैं। तो इन कंपोनेंट पर वन बाय वन हम डिस्कशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम ओवरव्यू ऑफ इक्विटी की बात करें तो इक्विटी को डिफाइन करना भी जरूरी है, और आप ऑलरेडी इक्विटी की डेफिनेशन अमूमन अच्छी तरह से जानते होंगे। और वो है कि इक्विटी को जो हम डिफाइन करते हैं, दैट इज एज रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ इट्स लाइबिलिटीज। यानी अगर एक एंटिटी के एसेट्स में से तमाम लाइबिलिटीज डिडक्ट कर दी जाएं तो जो बाकी बचेगा, रेजिडुअल इंटरेस्ट होगा, जो बाकी बच जाएगा, वो हमारा होगा इक्विटी। तो इस कॉन्सेप्ट को अब अगर हम बात करते हैं कि जी अप्लाई करना हो, तो टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज को भी हम इक्विटी कह सकते हैं। इक्विटी की जो इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंगल से, वो ये है कि इसकी प्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। तो इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे होती है कि इसकी जो मूवमेंट होती है, यानी ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस तक, वो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर प्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फाइनल क्लोजिंग बैलेंस होता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व वगैरह का, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर शो किया जाता है। नेक्स्ट इशू ये है कि इक्विटी के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो इक्विटी के बेसिकली 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। एक तो पहला बनेगा हमारे पास शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इक्विटी के तौर पे क्लासिफाई होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कैपिटल रिजर्व्स जिन्हें नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व भी कहते हैं, जिसमें शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन सरप्लस मोस्ट कॉमन है। इन्हें नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व इसलिए कहते हैं कि इनमें जो रिजर्व में बैलेंस पड़ा होता है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। और रेवेन्यू रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व कहते हैं क्योंकि उनमें जो बैलेंस होता है उसको हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स में, मेंबर्स में। तो रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये इसकी कॉमन टाइप्स हैं। कोई भी ऐसा रिजर्व जो इसमें ऐसे प्रॉफिट शामिल हों जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल हैं मेंबर्स को, वो रेवेन्यू रिजर्व कहलाता है। अब डिविडेंड का और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट भी बड़ा जरूरी है। एक कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो वो अपनी अर्निंग का जो हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। ये अमाउंट कंपनी के डायरेक्टर्स डिटरमिन करते हैं क्योंकि वो ये देख रहे होते हैं कि कंपनी में कितने पैसे की जरूरत है और कितना पैसा जो जरूरत नहीं होती वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं होता कि कंपनी को अगर 100 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है तो वो पूरे 100 मिलियन अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। असल में डायरेक्टर्स को ये देखना होता है कि अगर बिजनेस में जरूरत है 80 मिलियन की, तो 80 मिलियन वो अभी बिजनेस में ही रहने देंगे और जस्ट 20 मिलियन में भी वो डिस्ट्रीब्यूट करें अपने मेंबर्स में। और डिविडेंड का जो अप्रूवल है वो बाज़-औक़ात जैसे इंटरिम डिविडेंड होता है, तो लीगल पर्सपेक्टिव इसमें देखा जाता है तो लीगली जनरली ये होता है कि इंटरिम डिविडेंड को डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं और फाइनल डिविडेंड को शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर देखेंगे वो ये जो हमने ये कंपोनेंट्स हैं, इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल और उसकी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। तो शेयर कैपिटल जो है ये वो अमाउंट है जो एक कंपनी के ओनर्स बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इसमें इसकी अगर आप 2 मेजर टाइप कहें तो वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बनते हैं। अब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं, जब वो एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर, यानी अगर आप एक कंपनी की ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदते हैं तो आप कंपनी की ओनरशिप का एक पार्ट खरीद रहे होते हैं, तो यू बिकम ओनर ऑफ द कंपनी। तो रियल ओनर्स भी जो होते हैं कंपनी के, वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं जिसमें कंपनी के ये डिसीजन होने होते हैं कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, कंपनी को चलाया कैसे जाएगा, डायरेक्टर्स कौन होंगे, तो उनके इलेक्शन के अंदर भी वोट इनके पास होते हैं। इसी तरीके से जो कंपनी की जनरल मीटिंग होती है, यानी मेंबर्स की मीटिंग, उनको भी अटेंड करने का राइट होता है। फिर कंपनी जब कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है या बोनस इशू ऑफ शेयर अपने शेयर होल्डर को करती है तो वो राइट भी इनके पास होता है। मोस्ट कंपनीज अगर आप देखें, शायद इवन मोर देन 95% ऑफ कंपनीज, तो उसमें जो हमें शेयर कैपिटल मिलेगा वो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मिलेगा। उसमें दूसरी टाइप का शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है वो अमूमन नहीं होता। अब अगर सेकंड टाइप की बात करें यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है इनको प्रेफरेंस क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके शेयर होल्डर्स को और इन शेयर्स को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर, प्रेफरेंस ओवर व्हाट?
प्रेफरेंस तो होती है ना कि किसी से ज्यादा प्रेफर करना, तो किससे ज्यादा प्रेफर करते हैं? ऑब्वियसली दूसरी टाइप है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर्स को जो है प्रेफरेंस दी जाती है ओवर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एंड ऑर्डिनरी शेयर्स के सिलसिले में, डिविडेंड पे करने के सिलसिले में। यानी जब एक कंपनी डिविडेंड पे करती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है और फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है। इसी तरह जब कंपनी की लिक्विडेशन हो रही होती है वाइंडिंग अप के टाइम पर, तो सारे आपने क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया, अब जो पैसा बचा था वो कंपनी के शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो पहले पैसा जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होगा और बाद में वो मिलेगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। यहां पर ये देखें, बात इंपॉर्टेंट है कि अगर पैसे हुए ही थोड़े से तो बाज़-औक़ात ये भी हो सकता है कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर में पैसे डिस्ट्रीब्यूट करें और फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा ना बचे। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का ज्यादा रिस्क होता है एक बिजनेस के अंदर, लेकिन उनके वोटिंग राइट्स भी होते हैं, उनकी पावर भी ज्यादा होती है। डिविडेंड पेमेंट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को की जाती है, इनमें खास तौर पर कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे ये कि ये अमूमन फिक्स होती है, यानी इनका डिविडेंड जैसे 10%, 12%, 8% फिक्स होता है। और ये इस वजह से एक तो लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है कि डिविडेंड फिक्स है, और ये कि इनको डिविडेंड पहले मिलना है, तो ये लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। अलबत्ता ओवरऑल अगर आप एक लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो कंपनी के जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होंगे वो नॉर्मली ज्यादा डिविडेंड की पेमेंट ले रहे होंगे, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इनका डिविडेंड फिक्स है लेकिन और पहले मिलना है, लेकिन जो जितना भी बाकी बच जाएगा वो सारा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का होगा। तो वो अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ऐसे सिचुएशन में जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होंगे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कहीं ज्यादा डिविडेंड अर्न कर पा रहे होंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी दो टाइप्स में जो है ना डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब लफ्ज इरिडीमेबल से ही हमें ये बात पता चल रही है कि ऐसी चीज, रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेएबल, यानी वापस करना वाला। तो इरिडीमेबल है जो वापस नहीं करना, यानी ये वो शेयर कैपिटल है, वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कंपनी की लाइफ तक चलेंगे। जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगी, लिक्विडेशन नहीं होगी, तब तक ये शेयर्स कंपनी में चलेंगे। तो इनको इक्विटी के तौर पे ट्रीट किया जाता है और सिर्फ इनको ही इक्विटी के तौर पे ट्रीट किया जाता है। इंटरेस्टिंगली जो दूसरी टाइप है उसे हम कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी ट्रीट नहीं किया जाता अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो लायबिलिटी ट्रीट होते हैं। अब लायबिलिटी क्यों ट्रीट होते हैं? क्योंकि लायबिलिटी में जो है कॉन्सेप्ट ये होता है कि लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है ऑब्लिगेशन। तो रिडीमेबल का मतलब ही ये है कि कुछ टाइम के बाद वो शेयर्स वापस हो जाने और कंपनी ने उसके अगेंस्ट पैसे देने हैं। तो अगर आप बाय डेफिनेशन देखेंगे, जब आपने शेयर्स वापस लेकर पैसे देने हैं तो यू हैव ऑब्लिगेशन टू सेटल द अमाउंट आफ्टर सर्टेन टाइम, तो इसलिए इनको लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है। तो यहां पे लॉ का और अकाउंटिंग का फर्क आ जाता है। यानी लॉ तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को भी शेयर्स ही कहता है, इसलिए इनका नाम शेयर्स है, लेकिन अकाउंटिंग में इनको लायबिलिटी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बाय डेफिनेशन, बाय सब्सटेंस, बाय रियलिटी यहां पर एक ऑब्लिगेशन है कि हमने पैसे पे करने उन शेयर्स के अगेंस्ट, तो इसलिए इनको लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। अब शेयर कैपिटल के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो है कैपिटल रिजर्व्स। अच्छा, इन्हें कैपिटल रिजर्व इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह आप कंपनी का जो कैपिटल है वो भी कंपनी की लाइफ तक चलता है, कैपिटल रिजर्व्स भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते। तो कैपिटल रिजर्व में बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ये ऐसे रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, गेन्स होते हैं, जिनको कंपनी बाय वे ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। इसमें शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो मोस्ट कॉमन है, लेकिन कुछ जगह पर जब आप एडवांस्ड थोड़ा पढ़ेंगे तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैश फ्लो हेज रिजर्व और भी बहुत सारे ऐसे रिजर्व हैं जो आप इक्विटी के अंदर देखेंगे। अब इसमें जो दो मोस्ट कॉमन हैं वो हैं शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो इनको हम जरा डिस्कस करेंगे। तो अगर शेयर प्रीमियम की तरफ चलें तो शेयर प्रीमियम बेसिकली ये है कि बाजू का जो शेयर हैं वो पार वैल्यू से ऊपर वैल्यू पर इशू होते हैं, यानी 10 रुपीज का शेयर 12 रुपीज में इशू होता है। तो जो एक्स्ट्रा 2 रुपीज होते हैं उनको शेयर प्रीमियम कहते हैं, यानी शेयर की इशू प्राइस जहां पर पार वैल्यू से ज्यादा होगी उसको शेयर प्रीमियम कहा जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ये एक रिजर्व के अंदर ऐड किए जाते हैं जिसे शेयर प्रीमियम रिजर्व कहा जाता है। तो अगर एक कंपनी ने पार वैल्यू ऑफ 10 रुपीज वाला जो शेयर है वो इशू किया हो 12 में, तो जो एक्स्ट्रा 2 रुपीज हैं वो शेयर प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब शेयर प्रीमियम अकाउंट के बारे में लॉ की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं पाकिस्तान में। तो कंपनी एक्ट 2017 सेक्शन 81 जो है वो ये कहता है कि शेयर प्रीमियम इन 4 कामों के लिए यूज हो सकता है। कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जब एक कंपनी को आप इनकॉर्पोरेट करवा रहे होते हैं, रजिस्टर्ड करवा रहे होते हैं, तो वो खर्चे जब अभी कंपनी ने ऑपरेशन शुरू भी नहीं किए होते, तो आप वो एक्सपेंसेस
किसी रेवेन्यू के अगेंस्ट तो मैच नहीं करेंगे, तो वो आप शेयर प्रीमियम के अगेंस्ट चार्ज कर देते हैं, यानी आप उन एक्सपेंसेस के लिए शेयर प्रीमियम डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरह अगर इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर कोई कमीशन या डिस्काउंट देना पड़ा तो वो एक्सपेंसिव भी शेयर प्रीमियम को डेबिट कर सकते हैं, यानी बजाय किसी प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस को डेबिट करने के आप शेयर प्रीमियम के अकाउंट को डेबिट कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो रही हो तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़े वापस लेते हुए शेयर्स को, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े वो भी आप शेयर प्रीमियम को डेबिट कर सकते हैं। और बोनस शेयर इशू करने के अंदर भी ला सकते हैं। जब हम आगे अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वो बोनस इशू की अकाउंटिंग के लिए एंट्रीज क्या करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सारी उसमें कवर होंगी। अब दूसरा जो हमारे पास रिजर्व है वो है रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो एक नॉन करंट एसेट्स पर अराइज होता है जब उसकी अपवर्ड रिवैल्यूएशन होती है। नॉर्मली ये IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स में अराइज होता है। अमाउंट जो है वो जितनी भी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के थ्रू है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में एक्यूमुलेट की जाती है और वो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल होती है, यानी उसको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर नहीं दे सकते, क्योंकि ये अनरियलाइज प्रॉफिट्स जो हमारे रिवैल्यूड एसेट्स पर होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही होती है। बाद में इस सरप्लस के अंदर अगर फर्दर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो जाए तो इजाफा हो जाएगा, अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो जाए बाद में तो उससे कमी हो जाएगी। और इवन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन या डिस्पोजल के टाइम पर जब आप रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटर्निंग में ट्रांसफर करते हैं तो उसकी वजह से भी इसके बैलेंस में कमी हो जाएगी, तो कमी होके बिल्कुल अल्टीमेटली जीरो भी हो सकता है इसका बैलेंस। तो कैपिटल रिजर्व के बाद अब हम चलते हैं अपने लास्ट कंपोनेंट की तरफ जो कि है रेवेन्यू रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व भी कहा जाता है और ये वो रिजर्व होते हैं जो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर होते हैं। अब इसमें जो 3 कॉमन टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स को अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं। तो होता यह है कि कंपनी का जैसे जैसे प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हम एक रिजर्व के अंदर जमा करते जाते हैं, रादर देन के जिस तरह सोल ट्रेडर के अंदर कैपिटल के अंदर प्रॉफिट को ऐड किया जाता है, एक इस तरह नहीं करते हम, बल्कि एक अलग अकाउंट बना देते हैं रिटेन अर्निंग और सारे प्रॉफिट उसमें जमा किए जाते हैं। तो प्रॉफिट की वजह से भी इसका बैलेंस बढ़ता है और अगर किसी और रिजर्व से ट्रांसफर हो जाए तो उससे भी बढ़ता है। फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में जब हम एंट्री करते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट तो उससे रिटेन अर्निंग का बैलेंस बढ़ जाता है। लेकिन इसी तरीके से जब लॉसेज होते हैं, जब डिविडेंड पे करते हैं या किसी और रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं जैसे जनरल रिजर्व वगैरह में, तो उससे इसका बैलेंस कम हो जाता है। और अगर आपके रिटेन अर्निंग का बैलेंस किसी जगह पर डेबिट आ रहा हो तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि उस बिजनेस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं बल्कि एक्यूमुलेटेड लॉसेज है। तो नॉर्मल बैलेंस रिटेन अर्निंग का क्रेडिट होगा, इक्विटी के सारे अकाउंट्स का ही नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होगा, लेकिन रिटेन अर्निंग में डेबिट बैलेंस आने का मतलब है कि इस बिजनेस को अभी तक टोटल जो हुए हैं वो प्रॉफिट्स नहीं हुए बल्कि लॉसेज हुए हैं। दूसरी टाइप का जो कॉमन रिजर्व है, ज्यादातर कंपनीज में तो हमें सिर्फ रिटेन अर्निंग्स मिलेगा, लेकिन कुछ जगह पे हमें जनरल रिजर्व भी मिलेगा। जनरल रिजर्व जो है ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से कुछ प्रॉफिट्स एक सेपरेट अकाउंट के अंदर सेट असाइड कर देती है, यानी साइड पे रख लेती है। ये फ्यूचर की नीड्स के लिए रखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में कोई कंटीजेंसीज हो गई, कोई प्रॉब्लम्स आ गए, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए भी आप कहते हैं सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, कुछ पैसा तो बिजनेस में अब लंबे अरसे के लिए लगाए रखना, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन करते हैं। कंपनी का वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए, शेयर होल्डर्स को फ्यूचर में ज्यादा डिविडेंड देने के काबिल बनने के लिए, या फ्यूचर में अगर लॉसेज आ जाए तो उनको इसके अगेंस्ट एडजस्ट करने के लिए, तो कोई भी पर्पसेज हो सकते हैं। कोई लीगली या अदरवाइज इसमें कोई स्पेसिफिक डिफाइंड नहीं है कि इस पर्पस के लिए करेंगे, किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हैं। और अमूमन जो ट्रांसफर है वो जनरल रिजर्व में किया जाता है फ्रॉम रिटेन अर्निंग, यानी एंट्री होती है कि रिटेन अर्निंग डेबिट और जनरल रिजर्व क्रेडिट, और ये तभी ट्रांसफर किया जाता है जब एक कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो उसकी टॉप मैनेजमेंट होती है, वो इसको अप्रूवल दे, तो फिर ये ट्रांसफर रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह एक टाइप है रिजर्व की जिसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व कहा जाता है। ये काफी जगह पर कॉमन है, लेकिन अगर आप देखें तो बाजू का यही पर्पस जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का है, यही पर्पस जनरल रिजर्व भी कवर कर रहे होते हैं। और ये होता है कि आप कहते हैं किसी कुछ सालों में आपके ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ सालों में आपके कम प्रॉफिट्स होते हैं। तो जिन सालों में आपके ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं तो आप जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं वो एक रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हैं जिसे कहते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। और फिर जिन सालों में आपके थोड़े प्रॉफिट्स होते हैं, लेट से आप हर साल जो है 20 मिलियन डिविडेंड देना चाहते हैं अपने मेंबर्स को, एक साल आपका प्रॉफिट हुआ 50 मिलियन, एक साल प्रॉफिट हुआ 70 मिलियन, फिर हुआ 35 मिलियन, तो आप 20 मिलियन तो देते रहे और आप ये करते रहे कि हर साल 10 to 15 मिलियन या जो भी एक्स्ट्रा था वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में ट्रांसफर करते रहे। फिर एक साल ऐसा हुआ कि सिर्फ 12 मिलियन के प्रॉफिट हुए,
अब करंट ईयर के प्रॉफिट तो 12 मिलियन है, लेकिन आप तो हर साल 20 मिलियन देना चाहते हैं, तो जो पिछले सालों के रिजर्व आपने डिविडेंड इक्वलाइजेशन में रखे हुए 8 मिलियन वहां से दे देंगे और 12 मिलियन करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से दे देंगे। तो ये एक जस्ट कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक्स्ट्रा पैसे एक अलग रिजर्व में रखते हैं, जिनका मकसद ये होता है कि फ्यूचर में अगर प्रॉफिट्स थोड़े भी हो गए तो इससे हम डिविडेंड्स जो हैं उनको फिर भी प्रॉपर वैल्यू पर देते रहेंगे। इससे जो शेयर होल्डर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं वो काफी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अच्छा ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स भी आए तो हमें डिविडेंड का कैश फ्लो जो है वो मिलता रहेगा। इवन कोई और रिजर्व भी एक बिजनेस के अंदर, एक कंपनी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो, उसको भी रेवेन्यू रिजर्व ही कहा जाएगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में आपने इन 3 कंपोनेंट्स को बेसिकली अंडरस्टैंड करना है प्रॉपर्ली बाद में, ताकि आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बना सकें, शेयर कैपिटल और उसकी टाइप्स को, कैपिटल रिजर्व्स को और रेवेन्यू रिजर्व्स को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।